प्रिय विद्यार्थियों, हम अफीम युद्ध पर पढ़ रहे थे। प्रथम अफीम युद्ध की चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं कि अनेक कारणों से 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य इंग्लैंड और चीन के मध्य अफीम युद्ध लड़ा गया। यद्यपि अफीम के आयात को इस युद्ध का मुख्य कारण बताया गया, किंतु अफीम के प्रश्न के अतिरिक्त भी कुछ अन्य बिंदु भी थे जिनके कारण यह युद्ध लड़ा गया। चीनी लोगों की विदेशियों के प्रति घृणा की भावना, अन्य देशों के व्यापारियों के साथ समानता का व्यवहार नहीं करना, व्यापार संतुलन यूरोपीय देशों के पक्ष में न होना तथा कमिश्नर लीन की कठोर कार्यवाही आदि अन्य प्रमुख कारण थे जिससे विदेशी लोग चीन से बदला लेना चाहते थे। इस युद्ध में चीन पराजित हुआ और उसे इंग्लैंड के साथ नानकिंग की संधि करनी पड़ी। इन सब पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि 1842 की नानकिंग संधि के माध्यम से चीन के 5 बंदरगाह व्यापार के लिए इंग्लैंड को मिल गए। हांगकांग भी हमेशा के लिए इंग्लैंड के पास चला गया और युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में लगभग 2 करोड़ 10 लाख डॉलर चीन को इंग्लैंड को देने पड़े। साथ ही इस संधि के पश्चात जो नानकिंग संधि की गई, इस संधि के पश्चात बॉब की संधि 1843 ईस्वी में की गई और इस संधि के बाद इंग्लैंड को चीन ने सर्वाधिक प्रिय देश का दर्जा दिया। नानकिंग की संधि से इंग्लैंड की धाक पूर्वी देशों में जम गई। इंग्लैंड की सफलता को देखकर यूरोप के अन्य देशों ने भी चीन से इसी प्रकार के संबंध बनाने का प्रयास किया। इन देशों में अमेरिका, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, इन सभी का नाम हम प्रमुख रूप से ले सकते हैं। इन राष्ट्रों ने चीन के साथ जो संधि की, अमेरिकी राजदूत कशिंग और चीन के मध्य व्यापारिक सुविधाओं के लिए 2 जुलाई 1844 ईस्वी को वांघिया संधि हुई। अक्टूबर 1844 में फ्रांस, 1845 ईस्वी में बेल्जियम और 1857 ईस्वी में स्वीडन और नॉर्वे ने चीन के साथ संधियाँ की और इंग्लैंड के समान इन राष्ट्रों ने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की। चूँकि ये राष्ट्र इन संधियों के माध्यम से चीन के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन में घुसपैठ कर रहे थे, इसका चीन के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। चीन के द्वार विदेशियों के लिए खुल गए तथा वहाँ अन्य देशों की धार्मिक विचारधाराओं का भी प्रवेश हुआ। इन सभी के परिणाम स्वरूप चीन के नागरिक इन विदेशी शक्तियों का विरोध करने लगे और ये विरोध हमें ताइपिंग विद्रोह के रूप में दिखाई दिया। 1851 से 1864 ईस्वी में हम देखते हैं अनेक नागरिक विद्रोह हुए हैं। इन नागरिक विद्रोह के माध्यम से विदेशी शक्तियों का विरोध किया गया है, क्योंकि चीन की सरकार चीन में जो बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, आर्थिक शोषण, भ्रष्टाचार जो फैल रहा था, इसको समाप्त करने में असफल रही थी। ऐसे में हम देखते हैं कि चीनी नागरिकों ने अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ और विदेशियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अनेक गुप्त समितियों का गठन कर नागरिक विद्रोह किया। ताइपिंग विद्रोह इस विद्रोह में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसने नानकिंग से अपना प्रभाव शुरू किया और देखते ही देखते संपूर्ण चीन में इस तरह के नागरिक विद्रोह शुरू हुए। लगभग चीन के 11 प्रांत इन विद्रोह से प्रभावित हुए और चीनी सरकार को विवश होना पड़ा कि इन विद्रोहों का दमन करने के लिए उसे विदेशियों का सहयोग लेना पड़े। इस तरह से हम देखते हैं कि चीन की सरकार विवश हो चुकी थी। अपने ही देश के नागरिकों के विद्रोह को समाप्त करने के लिए उसे विदेशियों पर निर्भर होना पड़ रहा था। ऐसे में हम देखें तो लगातार चीन के ऊपर विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप और प्रभाव बढ़ता जा रहा था। चूँकि इन सभी कारणों से विदेशी शक्तियों का, इसमें हम इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस, इन राष्ट्रों का नाम लेंगे, इनकी महत्वाकांक्षाएं लगातार चीन में बढ़ती जा रही थी। वो व्यापारिक एकाधिकार के साथ साथ वहाँ पर राजनीतिक आधिपत्य भी स्थापित करना चाहते थे, चीन की संस्कृति पर घुसपैठ करना चाहते थे। तो ऐसे में हम देखें ये जो प्रथम अफीम युद्ध हुआ, इसके कुछ समय पश्चात ही इंग्लैंड और फ्रांस नानकिंग की संधि में परिवर्तन की बात लेकर
अब चीन की सरकार के समक्ष नए नए प्रस्ताव रखने लगे। उन्होंने इस कार्य हेतु चीन पर दबाव डालने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप दूसरा अफीम युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में भी चीन को झुकना पड़ा। इस युद्ध की समाप्ति तिनसिन की संधि से हुई, जिसकी पुष्टि पैकिंग संधि से मानी जाती है, और चीन को 11 नए बंदरगाह विदेशियों को व्यापार के लिए खोलने पड़े। इस प्रकार चीन के लगभग 16 बंदरगाह विदेशियों के लिए खोल दिए गए। चीन और इंग्लैंड के मध्य 1856 ईस्वी से 1860 ईस्वी के मध्य जो दूसरा अफीम युद्ध लड़ा गया, आज हम इन कारणों पर चर्चा करेंगे कि ये द्वितीय अफीम युद्ध किन किन कारणों से लड़ा गया। सर्वप्रथम हम देखें तो विदेशियों की चीन विरोधी जो गतिविधियाँ थीं, जैसे यूरोपियों द्वारा गरीब चीनियों को बहला फुसलाकर जबरन क्यूबा, पश्चिम अमेरिका, पेरू आदि देशों में ले जाया जा रहा था। चीन के नागरिकों को विवश करके जब विदेशों में ले जाया जा रहा था तो नागरिकों में विद्रोह होना लाजमी था। ऐसे में हम देखें विदेशी जहाज़ों द्वारा चीन के जो तटीय प्रदेश थे, इन तटीय प्रदेशों में चीन के जो जहाज़ होते थे उनसे जबरन पैसा वसूल किया जा रहा था। मतलब विदेशी शक्तियों द्वारा चीन का शोषण किया जा रहा था, चाहे वो मानवीय मूल्यों के रूप में हो या पैसों के रूप में हो, आर्थिक शोषण हो। ये शोषण लगातार चीनियों के ऊपर बढ़ता जा रहा था। ऐसे में हम देखें कि प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात जो यूरोपियों को सुविधा दी गई थी, इस यूरोपीय कानून और अदालतों का दुरुपयोग इन नागरिकों के द्वारा विदेशियों के द्वारा किया जा रहा था। ऐसे में हम देखें जब इंग्लैंड द्वारा नई संधि की मांग की जाने लगी, अधिक भू क्षेत्र प्राप्त करने के लिए, रियायतें प्राप्त करने के लिए, और फ्रांस और अमेरिका भी इस तरह की जब मांगें करने लगे, तो ये आवश्यक हो गया कि नानकिंग संधि पर फिर से पुनर्विचार किया जाए। कैंटन का कमिश्नर लॉर्ड बोरिंग था। वह सुविधाएं प्राप्ति के लिए लगातार प्रस्ताव भेज रहा था। चीनी साम्राज्य के अंदर और तटवर्ती क्षेत्रों में विदेशियों को प्रवेश की अनुमति मांगने के लिए वो प्रस्ताव भेज रहा था। अफीम व्यापार को वैध किया जाए, इस तरह का प्रस्ताव भेजा जा रहा था। आयातित और निर्यातित जो माल है, इस पर आंतरिक प्रवेश चुंगी जो होती है उसको समाप्त किया जाए। बोरिंग द्वारा ये भी प्रस्ताव भेजा गया। पैकिंग में ब्रिटिश राजदूत रखने, कुली व्यापार का नियमन करने और समुद्री लूटमार का दमन करने की बात भी कही गई। इस तरह से हम देखें तो लॉर्ड बोरिंग के इन प्रस्तावों को फ्रांस, अमेरिका, इन राष्ट्रों ने भी अपने व्यापारिक और आर्थिक हितों के लिए समर्थन दिया, परंतु कैंटन और पैकिंग की सरकारों ने इनका प्रत्युत्तर नहीं दिया। इंग्लैंड की सरकार ने क्रीमिया युद्ध के पश्चात 1856 ईस्वी में चीन के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही करने का निश्चय किया। ऐसे में हम देखें तो जब फ्रांस का सहयोग और समर्थन इंग्लैंड को मिलता है, तो दोनों शक्तियां मिलकर चीन के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही करने के लिए मजबूत होती है। घटना इस तरह से होती है कि फरवरी 1856 ईस्वी में क्वांगसी के स्थानीय अधिकारियों ने जब फ्रांसीसी कैथोलिक पादरी ऑगस्टिन चैप्टेलिन को संधि के बंदरगाह में जाने और विद्रोह कराने के झूठे आरोप में फांसी दी, तो इसका फ्रांसीसी राजदूत ने पत्र के माध्यम से विरोध किया, और यही कारण था कि फ्रांस और इंग्लैंड चीन के खिलाफ संगठित हुए। ऐसे में हम देखते हैं तात्कालिक कारण जो घटित हुआ, एरो जहाज की घटना, वो इस युद्ध का मुख्य कारण माना जाता है। एरो जहाज हांगकांग में 10 वर्ष से रह रहे एक चीनी नागरिक का जहाज़ था। इस जहाज का चालक ब्रिटिश नागरिक था। ये कहा जाता है कि इस पर एक कुख्यात डाकू, जिसको चीनी पुलिस काफ़ी वर्षों से तलाश कर रही थी, वह इस जहाज़ पर आ गया था, जिसके कारण चीन की पुलिस ने इस जहाज़ के 14 सदस्यों में से 12 को समुद्री लूट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और इन्हें बंदी बनाकर चीनी युद्धपोत पर ले गए। ब्रिटिश वाणिज्य दूत हैरी पॉक्स द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो चीनी अधिकारियों ने बंदियों को मुक्त कर दिया, परंतु इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। अतः ब्रिटिश नौसेना ने चीनी युद्धपोतों पर धावा बोल दिया तथा कैंटन की किलेबंदी को नष्ट कर उस पर अधिकार कर लिया। तो इस घटना से दूसरे अफीम युद्ध की शुरुआत मानी गई। 1856 ईस्वी में इस युद्ध की शुरुआत मानी गई और घटना इस तरह से घटित हुई कि फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन, इसने क्रीमिया युद्ध के पश्चात
इंग्लैंड के साथ गठबंधन किया। एक बार फिर से चीन के विरुद्ध एकजुट हुए इंग्लैंड और फ्रांस, और दोनों सेनाओं ने मिलकर, संयुक्त सेनाओं ने मिलकर दिसंबर 1857 में कैंटन और ताकू का किला, जिस पर इन्होंने मई 1858 ईस्वी में, और तिनसिन, जिस पर 30 मई 1858 पर इन्होंने अधिकार कर लिया। इस तरह से हम देखें तो इन घटनाओं के माध्यम से दोनों पक्ष लगातार चीन के विरुद्ध सफल होते गए और इस युद्ध की समाप्ति तिनसिन संधि से मानी गई। और ये कहा जाता है कि 1858 ईस्वी में जो तिनसिन की संधि की गई, इसे चीन की सरकार ने अनुमोदित नहीं किया और लगातार नागरिकों का विरोध होता रहा, जिससे ये संधि भंग हो गई और दोनों पक्षों में फिर से युद्ध की शुरुआत हुई, जो 1860 ईस्वी में चलता रहा। मार्च 1860 ईस्वी में ब्रिटिश सेना ने तिनसिन संधि भंग की और पेकिंग पर अधिकार कर लिया। मंचू शासक इस संधि के परिणाम स्वरूप जो भंग हो गई थी, भागकर जेहोल चला गया। अब हम देखते हैं 1860 में तिनसिन संधि का नया रूप पेकिंग संधि के रूप में आता है। तिनसिन पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था, तो पेकिंग संधि के नाम से 1860 ईस्वी की यह संधि लोकप्रिय हुई। पेकिंग में स्थायी ब्रिटिश प्रतिनिधि के निवास की व्यवस्था इस संधि के माध्यम से की गई। तिनसिन को विदेशी व्यापार के लिए खोल दिया गया। कोसूल जो प्रायद्वीप था, ये ब्रिटेन को दिया गया, इंग्लैंड को मिला ये इस संधि के परिणाम स्वरूप। इसके अलावा जो फ्रांसीसी पादरियों की या फिर जो ईसाई कैथोलिक थे, उनकी संपत्ति जो जब्त कर ली गई थी, चर्च की जो संपत्ति थी जिसको जब्त कर लिया गया था चीनियों द्वारा, उसको पुनः लौटाने की बात इसमें की गई। और इसके अलावा चीनी कूलियों के विदेश गमन को भी अब वैध कर दिया गया। इस तरह से हम देखें तो इस संधि के माध्यम से चीन और इंग्लैंड के मध्य जो द्वितीय अफीम युद्ध की समाप्ति के पश्चात पेकिंग संधि हुई, इसके फलस्वरूप, इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप चीन के द्वार विदेशियों के लिए खुले और दृढ़ता से स्थापित हुए। हम देखते हैं कि इस संधि के परिणाम स्वरूप अब अन्य शक्तियों को, जिसमें हम रूस का, जापान का इनका नाम लेंगे, इन शक्तियों को भी अब चीन में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। रूस ने 1847 ईस्वी में आमूर नदी में अपना गश्ती दल भेजा था। अगुत्सक सागर में आमूर के मुहाने तक इसने यहाँ पर अपना अधिकार जताया था। 1850 ईस्वी में मुरावियेव ने निकोलाइवेस नगर बसाया था। 1853 ईस्वी में साखालिन द्वीपों पर अधिकार किया था। इसने रूसी प्रभाव क्षेत्र कमचटका की रक्षा के लिए आमूर के बाएं किनारे के भूभाग अधिकृत करने के लिए 1854 ईस्वी, 1855 ईस्वी और 1856 ईस्वी में 3 अभियान किए। इस तरह से हम देखें तो चीन के खिलाफ रूस ने भी 3 बार सैन्य अभियान किया, 1854, 1855 और 1856 ईस्वी। और 1858 ईस्वी में रूस ने चीन के साथ आमूर नदी का संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र प्राप्त कर लिया और उसूरु नदी और जापान सागर के मध्य क्षेत्र पर दोनों का सिर्फ नियंत्रण स्वीकार कर लिया, परंतु चीन सरकार ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया। द्वितीय अफीम युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों का लाभ उठाकर 1860 ईस्वी में रूस ने लगभग 3.5 लाख वर्ग मील का जो क्षेत्र था चीन का, इस पर अपना अधिकार स्थापित करके वहाँ पर व्यापारिक और राजनीतिक सुविधाएं प्राप्त की। इस तरह से रूस ने भी चीन में हस्तक्षेप किया। जापान की यदि हम चर्चा करें तो जापान भी कोरिया को लेकर, मंचूरिया को लेकर पोर्ट्समाउथ के माध्यम से, पोर्ट्समाउथ की जो संधि हुई थी, इन सभी के माध्यम से चीन में लगातार अपना अधिकार कर रहा था, अपना आधिपत्य स्थापित कर रहा था। तो इस तरह से हम देखें तो चीन, जापान, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, इन सभी राष्ट्रों के मध्य व्यापारिक होड़ के लिए, राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के लिए संघर्ष का एक स्थल बना और अफीम युद्धों के माध्यम से विदेशियों को चीन में प्रवेश करने का अवसर मिला। इस तरह से हम देखें तो चीन का जो वैभवशाली इतिहास था विदेशियों के आगमन के साथ वह हिलने लगा।